नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 और डीएसएसबी का जो हाल ही में पेपर होने वाला है उसके लिए जो ये जियोग्राफी की सीरीज है, इसमें आज ये पार्ट नंबर 2 है हमारा। और इस पार्ट नंबर 2 में एस्ट्रोनॉमी के इनिशियल पार्ट, यानी कि जब हम एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं तो एक पार्ट तो हमने पढ़ लिया। दूसरे पार्ट में हम लोग प्लेनेट के बारे में सीखेंगे, क्योंकि प्लेनेट से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बनते हैं। सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एमसीक्यूज के रूप में करेंगे। जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और जो एनसीईआरटी के पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। नियर अबाउट इसमें 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होगा, तो दो पार्ट में उसको करके पढ़ लेंगे। फिलहाल में अभी इसको पढ़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, है क्या प्लेनेट, क्या है और वो काम कैसे करता है, और प्लेनेट से कहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इन सब चीजों का ध्यान देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्लेनेट प्लेनेट गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 8 ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में सूर्य का परिक्रमा करते हैं। जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तो एकदम पॉइंट क्लियर है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले वो सबसे जो बड़े बड़े पिंड हैं वो प्लेनेट कहलाते हैं। अच्छा, क्या इसके सब प्लेनेट हैं? कहें हाँ, जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इसके जो प्लेनेट है उसको उपग्रह कहते हैं, वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अभी उपग्रह भी देखेंगे। अब मैटर आता है कि सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है इसके अंदर। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर भाषण हो रहा है, दो ऐसे व्यक्ति हैं जो, एक महान व्यक्ति है, एक उससे थोड़ा सा कम है। मान लीजिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है, वो भाषण दे रहे हैं, और एक जगह राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं, तो जनता का झुकाव इस समय किसके प्रति होगा सबसे ज्यादा? जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जो वर्तमान में विद्यमान है उनके प्रति, क्योंकि उनका जो पावर है, कैचिंग पावर है, जो सोशलिज्म है, वह राहुल गांधी से भिन्न है, वह सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो झुकाव किसकी तरफ होगा? जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। तो सन इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है, और सन के ही इर्द गिर्द सारे प्लेनेट वर्क करते हैं। वर्तमान में 8 प्लेनेट हैं, पहले 9 थे। 2006 में यम को हटा दिया गया, जिसके कारण अभी 8 प्लेनेट हैं। 8 प्लेनेट सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसमें सबसे छोटा प्लेनेट जो ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, वह बुध है। सूर्य के सर्वाधिक निकट है। अच्छा, जब सबसे ज्यादा निकट रहेगा तो जाहिर सी बात है प्रभाव तो झेलेगा ही, हर मूवमेंट को देखेगा। और मूवमेंट क्या है, सन में इतनी ज्यादा हीटिंग है, तो जाहिर सी बात है बच के जाइएगा कहां, हीट तो लीजिएगा ही, तो यह भी हीट हो जाता है। अब क्या है कि वह सर्वाधिक निकट है, और शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, अरुण, वरुण, यम को हटा दिया गया। यम को 2006 में हटा दिया गया। अभी उसको भी पढ़ेंगे, क्यों हटा दिया गया, किस लिए हटा दिया, कारण क्या था इसके हटाने का। तो अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं। सभी ग्रह 2 समूहों में बटे हुए हैं। अब 2 समूहों में इसको बांट के लोग पढ़ते हैं, और इनकी विशेषता के आधार पर बांटते हैं। कैसे? देखिए, यहां पर जो ये बेल्ट दिख रही है आपको, ये एस्ट्रॉयड है, ये एस्ट्रॉयड है। पूरे इसमें धूलकण और ये वाष्प है। तो ये जो है एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड के बाद वाले जो प्लेनेट है वो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सब बड़े बड़े प्लेनेट हैं। अच्छा, इसके पहले जो प्लेनेट हैं, जो ग्रह हैं इसके अंदर, वो छोटे छोटे हैं। तो आप ये बताइए कि यह आंतरिक ग्रह बनेंगे या ये आंतरिक ग्रह बनेंगे? आप कहेंगे जो इस रिंग के अंदर है सूर्य के पास, वह आंतरिक ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह 4, अब बाहर वाले ग्रह 4, कुल मिला के 8 ग्रह। अब यहां से अगर आप एक लाइन ऐसे डिवाइड कर देंगे तो 4 ग्रह पहले और उसके बाद 4 ग्रह बाद में। कैसे कैसे? देखिए, आंतरिक ग्रह में कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह में आते हैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल, 4 ग्रह आपके आंतरिक ग्रह। ऐसा क्यों है? आंतरिक ग्रह क्या कहा गया? क्योंकि इनका जो, छोटे तो बहुत हैं, लेकिन इनमें जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो सबसे ज्यादा है। ठोस है, एकदम सॉलिड बॉडी है।
अब आप 1 किलो का पत्थर ले लीजिए और 1 किलो रुई ले लीजिए, तो पत्थर तो छोटा सा रहेगा लेकिन उसका वेट ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, और वो द्रव्यमान में ज्यादा है। द्रव्यमान का मतलब अगर 1 किलो रुई है और 1 किलो पत्थर है, 1 केजी का पत्थर है, तो वेट तो सबका बराबर है, वेट इक्वल है, लेकिन जब आप जगह देखेंगे तो प्लेस ज्यादा कवर करेगा। कौन करेगा? रुई करेगा। पत्थर क्या करेगा? छोटा सा रहेगा, कम प्लेस कवर करेगा। लेकिन अगर मानो पत्थर भी इतना बड़ा हो जाए तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे आप बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा उसका। तो आप कहेंगे कि यह दिखने में केवल भारी भरकम है लेकिन यह हल्का है। जस्ट लाइक यही मूवमेंट होता है यहां पर, दिखने में तो खूब बड़े बड़े हैं लेकिन इनसे ये हल्के हैं। अब देखिए, आइए इधर भी समझते हैं। चलिए, ये क्या है? आंतरिक ग्रह। सभी आंतरिक ग्रह घनी चट्टानों से बने हैं, एकदम मतलब सॉलिड बॉडी है ये लोग, और पृथ्वी के समान है। जाहिर सी बात है, जो अध्ययन व्यक्ति कर रहा है वह पृथ्वी पर कहीं ना कहीं पर विद्यमान है। हवा में रह के जीवन यापन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर विद्यमान है। तो भाई जब अपनेपन का लगाव होगा जरूर। इस पृथ्वी पर ही जीवन है, अभी तक यहां पर कहीं जीवन केवल तलाशी जा रही है। 100% ये प्रूव्ड नहीं है कि यहां पर जीवन है। हो सकता है, ऐसी संभावना के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। तो इस पृथ्वी पर व्यक्ति बैठा हुआ ये अपने पृथ्वी के बारे में कहता है कि ये जो प्लैनेट है, ये चारों ग्रह, ये और तीनों बचे हुए जो ग्रह हैं, ये जस्ट लाइक ए अर्थ, पृथ्वी के समान है। इसीलिए इसको अर्थ लाइक ग्रह भी कहा गया, पृथ्वी तुल्य ग्रह भी कहा गया, इसको पार्थिव ग्रह भी कहा गया, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी इसको कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी किसको कहा जाता है? अब बाह्य ग्रह कौन आते हैं? बाह्य ग्रह आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि सबसे अगर लास्ट वाला ग्रह पूछा जाए तो कौन आएगा? वरुण। कौन आएगा? वरुण। वरुण। जब तक यम था तब तक तो यम ने कब्जा किया था, लेकिन अभी वरुण है। और सबसे सूर्य के सबसे नजदीक बुध है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। ये कौन से ग्रह हैं? एक गैसियस ग्रह है। गैस बताइए हल्की होगी या भारी होगी? आप कहेंगे कितना भी होगा तो सॉलिड बॉडी से हल्की होगी। तो ये हल्के ग्रह हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए गैसों से बने हैं। बृहस्पति के समान है। अब बृहस्पति इसमें सबसे बड़ा है, देखिए यहां पर बृहस्पति सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति के समान है, इसीलिए इसको बृहस्पति तुल्य ग्रह या जोविनियन ग्रह भी कहा जाता है, या जुपिटर लाइक या जोविनियन प्लेनेट भी कहा जाता है। जोविनियन बृहस्पति का यूनानी नाम है, और सभी बाह्य ग्रह जो बड़ी तेजी से घूमते हैं। अब मूवमेंट कैसे होता है? अब मूवमेंट को भी समझ लेते हैं। एक आप धागे में किसी लट्टू को बांधिए और उसको आप मूवमेंट कराइए। अगर 1 फीट का है, 1 फीट का धागा बांधिए और मूवमेंट कराइए, और उसके बाद आप वहीं पर 4 फीट का धागा बांधिए और उसी लट्टू को फिर मूवमेंट कराइए। आप पाएंगे कि जो छोटा वाला लट्टू है, यहां पर ये पोल, इससे आपने ये लट्टू बांध दिया और इसी से एक आपने बांधा यहां पर ये लट्टू। अब इसको जब आप मूवमेंट कराएंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये पथ जो है, ये जो पथ है, ये डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूरी कम है, कहेंगे हाँ। अगर दूरी कम है तो मूवमेंट जल्दी से हो जाएगा, यहां पर जल्दी से पहुंचेगा, कहेंगे हाँ जल्दी से पहुंचेगा। लेकिन आप ये बताइए, अगर मैं इसको कहूंगा कि आप ये बताइए कि यह इसकी अपेक्षा टाइम लेगा कि नहीं, कहेंगे हाँ, इसका जो दीर्घ वृत्तीय कक्षा है यह डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस अधिक है, अधिक है, डिस्टेंस अधिक है, तो टाइम क्या होगा? टाइम भी अधिक लगेगा कि नहीं? टाइम मैक्सिमम लगेगा कि नहीं? टाइम मैक्सिमम लगेगा कि नहीं?
आप कहेंगे एकदम लगेगा। आप बताइए, अगर यहां पर बुध है, यहां पर बुध है, तो बुध का टाइम और अरुण के टाइम में अंतर होगा कि नहीं? आप कहेंगे अंतर होगा। सबसे पहला चक्कर कौन लगा लेगा? कहेंगे बुध लगा लेगा, क्योंकि यह कम रास्ता तक कवर करेगा। और सबसे अधिक कौन लगाएगा? वरुण, क्योंकि वरुण सबसे ज्यादा दूरी पर है। तो साइंटिफिक रूप से समझेंगे तो चीजें एकदम क्लियर नजर आएंगी। इसी में यह चीजें कहा गया कि बाह्य ग्रह बड़ी तेजी से घूमते हैं। आप इसके मूवमेंट को अगर देखेंगे, इसके जो मूवमेंट है, इसका मूवमेंट, तो आपको ये बहुत तेजी से मूव करता हुआ नजर आएगा। ये बहुत तेजी से मूव करता हुआ नजर आएगा, बहुत तेजी से घूमता हुआ। लेकिन जल्दी कवर कौन कर लेगा? ये आपका बुध। अब आता है जो बुध ग्रह, बुध ग्रह की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको भी समझ लेते हैं। सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। क्या भैया छोटे हो तो माँ बाप के पास छोटे तो बहुत ज्यादा कारगर होते हैं, क्योंकि हर आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो छोटे जो हैं उनका क्रेज बढ़ता रहेगा। आप देखिए, आप जैसे एक बच्चा है तब तो ठीक है, दो बच्चा हो गया तो छोटे वाले को ज्यादा थोड़ा सा लगा हो जाता है, बड़े वाले को कम। कहेंगे नहीं नहीं ये छोटा है, और वो करना ही पड़ता है। अच्छा, प्रभाव किसका सबसे ज्यादा रहेगा? छोटे वाले का। जिसके पास आप लगाव रखिएगा उससे प्रभाव भी ज्यादा रहेगा। तो जब सन के पास ये है और लगाव ज्यादा रहेगा तो ये गर्म होगा कि नहीं? सन की जो किरणें है उसमें पड़ेगी तो ये गर्म होगा, पूरी तरह से गर्म होगा। और जस्ट लाइक आप देख रहे हैं इसकी शक्ल। सबसे निकटतम है, ठीक है, सबसे छोटा है, सबसे निकटतम है। सूर्य के सर्वाधिक निकट होने के कारण बुध का जो परिक्रमण रेवोल्यूशन का जो पीरियड है वह सर्वाधिक है। 88 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, प्रदीक्षा पूरी कर लेता है। इन कंपास जो है पूरी करता है कितने दिनों में? 88 दिनों में। कितने दिनों में कर रहा है? 88 दिनों में कर रहा है। इसका जो ताप है वह अधिक होगा या कम होगा? आप सीधे बताएंगे कि सर सबसे ज्यादा पहले, सबसे ज्यादा करीब में है तो ताप भी अधिक होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप अलाव जल रहा है जिसको आप कौड़ा बोलते हैं ठंडी के समय में, तो जो नजदीक रहेगा उसको हीट ज्यादा लगेगी। दूर आप बढ़ जाइए 10 मीटर के तो क्या आपको गर्मी लगेगी? आप कहेंगे नहीं लगेगी। तो जब नजदीक है जल्दी हीट होगा, ज्यादा हीट होगा। टेम्परेचर कितना होगा? 560 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। चलिए इतने में तो गलीमत है, सूर्य के और करीब होता तो और गल जाते ये लोग। तो 560 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। बुध का एक दिन का पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है, यानी कि बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है। अब आप सोच लीजिए पृथ्वी का 90 दिन कितना होता है, यानी कि 3 महीने का, और इसका एक दिन का। तो शुक्र की तरह बुध को भी प्रातः तथा भोर का तारा कहा गया। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? तो बुध और शुक्र दोनों को कहा जाता है। ऐसा क्यों है? कारण क्या है? पास में रहेगा, सूर्य उगेगा तभी तो मॉर्निंग होगी, सूर्य डूबेगा तभी तो इवनिंग होगी। सूर्यास्त के समय ही होता है। अब बताइए कि अगर ये पास में है तो मॉर्निंग और इवनिंग इसी के साथ में घटनाएं घटेंगी। कौन कौन है? बुध और शुक्र, उसके बाद आ जाता है पृथ्वी। तो बुध शुक्र सबसे पास में है तो उसी के साथ ये घटनाएं घटती हैं। सूर्य के प्रकाश जल्दी पहुंचता है और जल्दी फिर वो देर में डूबता है। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसको कहा जाता है, दोनों को। किसको? बुध और शुक्र को। क्योंकि ये दोनों ग्रह पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है, इसलिए सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के पश्चात दिखाई देते हैं। बात पॉइंट क्लियर है? कौन बताएगा कि सुबह हो गई या शाम हो गई है? आदमी बताएगा, क्योंकि वही रिसर्च कर रहा है। तो ये बताइए कि जो यहां पृथ्वी पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वह देखेगा तो दो ही प्लेनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, बुध और शुक्र। तो यहां पर सुबह और शाम यानी मॉर्निंग और इवनिंग का ये पता लगाएगा। तो यही कह रहा है कि यह किसके बीच में है? पृथ्वी के बीच में है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात ये दिखाई देते हैं, तो इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं। अब पॉइंट आपका क्लियर होगा। बुध प्रातः और शाम के तारे
इवनिंग स्टार के रूप में प्रतिवर्ष 3 बार दिखाई देता है। कितनी बार दिखाई देता है? 3 बार दिखाई देता है एक साल में। अच्छा, एक साल में अगर 3 बार दिखाई देगा तो यानी कि आप ये कह रहे हैं पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है। तो 90 डेज का आप जान लीजिए, एक दिन उसका 90 दिन का है। फिर आप इसी प्रकार से आगे की तरफ प्रोसीड करिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी बार आएगा। फिलहाल में यहां पर कह रहा है 3 बार वो दिखाई देता है, तो 3 बार एक वर्ष में वो दिखाई देगा, और जिसका कारण है इसकी साइनोडिक अवधि, साइनोडिक पीरियड 116 दिन की होती है, और इसके कारण ये 3 बार दिखाई देता है। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है। कितना है? बुध का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है। परिणाम इसका मास में यह पृथ्वी का 18वां भाग है। 18वां यानी कि अगर पृथ्वी आपको कहा जाए कि एक यूनिट है, तो इसका जो बुध है 1/18 यूनिट होगा, 18वां भाग होगा। 18 भाग होगा, 18वां भाग होगा। यानी कि बुध का जो वेट है वह पृथ्वी का 18वां भाग है, यानी कि 18 पॉइंट उससे 17 पॉइंट उससे कम है। इसकी जो सतह है चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है। बुध के धरातल पे हजारों क्रेटर हैं। अगर क्रिएटर हैं तो आप ये कहेंगे कि वहां पर कुछ ज्वालामुखी एक्टिविटीज हुई होगी या वहां दहन की क्रियाएं हुई होगी। तो आप ये कहें कि अगर सूर्य के ज्यादा करीब में रहेगा तो जलन यहां पर ज्यादा होगी, दहन ज्यादा होगा, क्रिएटर ज्यादा बनेंगे। तो क्रिएटर यहां पर हजारों क्रिएटर है, और क्रिएटर में सबसे जो बड़ा क्रिएटर है ये कुइपर है। अब कुइपर का जो व्यास है वह 41 किलोमीटर है। 41 किलोमीटर का सबसे बड़ा क्रिएटर है जिसको बोलते हैं कुइपर। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला जो कृत्रिम उपग्रह है, जो सैटेलाइट्स हैं, वो मेरियम है। जो कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, मानव ने जो उसको सैटेलाइट को लॉन्च किया गया वह होता है कृत्रिम उपग्रह, और वो है आपका मेरियम है, जिसके द्वारा लिए गए चित्रों से यह ज्ञात होता है कि इसकी सतह पर कई क्रिएटर हैं और पर्वत हैं, मैदान हैं। इस पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहां पर वायुमंडल का अभाव है। आप ये बताइए कि जब किसी कमरे में आप बैठे हुए हैं, कमरे में बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाए, हीटिंग होने से आपको ऑक्सीजन लगेगा कि हाँ हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर कम आएगी, महसूस होता है कि जैसे हीट हमारे अंदर ज्यादा आ रही है और ऑक्सीजन की कमी है। आप ये बताइए अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ सबसे ज्यादा पड़ रहा है, हीटिंग सबसे ज्यादा जनरेट होगी, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा होगी? नगण्य के बराबर होगी। तो वायुमंडल का अभाव है, और बुध पर कोई उपग्रह नहीं, कोई इसका उपग्रह नहीं है बुध का। तो ये रहा बुध के बारे में। अब बुध का अब जो है परागम ट्रांजिट ऑफ मरकरी, बुध का जो है ट्रांजिट क्या है, परागम क्या है। 8 से 9 नवंबर 2006 को सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच से, जिससे समय के लिए बुध जब गुजरा हुआ है, पृथ्वी और सूर्य के बीच से जब वो गुजरता है तो ऐसी स्थिति में इस समय को कहा जाता है बुध ग्रहण। अभी तक आपने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ा था, तो यहां बुध ग्रहण भी लगता है। ऐसी स्थिति में जब बुध ग्रहण उत्पन्न हो जाता है, बुध ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस घटना को खगोल विज्ञान में बुध परागम भी कहते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांजिट ऑफ मरकरी, इसको बोलते हैं ट्रांजिट ऑफ मरकरी। यह घटना 1 सालों में 2 सालों में नहीं होती, इस 100 सालों में होती है। यानी कि इस घटना को 100 वर्ष में 13 बार घटित देखा जाता है कि 100 वर्ष में यह 13 बार घटी। पिछली बार जो बुध परागमन की घटना हुई थी 2003 में हुई थी, 8 नवंबर उसके बाद 2016 में हुआ, फिर 11 नवंबर 2019 में घटित हुई। आगे इसी प्रकार की घटनाएं 13 नवंबर
2032 में पुनः घटित होंगे। ये संभावनाएं हैं कि पुनः घटित होंगे क्योंकि साइंटिफिक प्रूव्ड है। अब शुक्र का आवरण वाला ग्रह, शुक्र के बारे में देख लेते हैं कि शुक्र क्या है, क्योंकि बुध के पास सबसे ज्यादा नजदीक में कौन सा ग्रह है, शुक्र है। तो शुक्र तो भाई देखते हैं, कहते हैं कि खूब चमकदार है। तो शुक्र सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है, सेकंड प्लेनेट है सूर्य के निकट। इसकी जो प्रतीक्षा है, जो उसका पीरियड है सूर्य के चक्कर लगाने का, 225 दिनों में एक जो है चक्कर लगा लेता है। अच्छा, बुध कितने में था, जो 88 दिनों में, और पृथ्वी के 90 दिन के बराबर उसका एक दिन होता था। यहां पर देखिए 225 दिनों में ये पूरी कर रहा है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है। सबसे निकट में कौन स्थित है, ये शुक्र है। इसका द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा गया। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे सन से डिस्टेंस बनाएगा तो इस पे ताप का प्रभाव थोड़ा कम होगा, और ताप का प्रभाव कम होगा तो वहां का जो एनवायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें भी चेंजिंग आएगा। और इसी प्रकार से जब ऐसे चेंजिंग आया तो इसके द्रव्यमान और आकार के आधार पर पृथ्वी की बहन कहा गया, यानी कि सिस्टर ऑफ अर्थ कहा गया, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा गया, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है, जुड़वा बहन के ट्वाइन प्लेनेट के रूप में जाना जाता है इसको। सघन वायुमंडल के कारण इसका ताप सर्वाधिक 370 केल्विन से लेकर 470 डिग्री सेल्सियस या 850 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। यह सर्वाधिक गर्म है। सर्वाधिक गर्म है, क्यों गर्म है, क्योंकि वायुमंडल यहां पर सघन है। क्या है, वायुमंडल यहां पर सघन है। आप देखिएगा, एक जियोग्राफी में एक पॉइंट आएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट प्रेशर का। अगर यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आप ये बता सकते हैं कि बारिश कैसे उसका फेनामिना है, कैसे जेट बनती है, कैसे सेल बनती है, कैसे हवाएं चलती हैं, कैसे प्रक्रम ये काम करता है। बस केवल एक कॉन्सेप्ट है, हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट प्रेशर। टेम्परेचर को हाई कर दीजिए तो जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति का भी टेम्परेचर हाई हो गया तो वो कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है, एकदम गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। तो भाई वायुमंडल में भी ऐसा ही कंडीशन अप्लाई होता है। टेम्परेचर हाई होगा तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो हीट होने के बाद वहां की जो वायुमंडल है वो ऊपर की तरफ जाएगी। उसका स्थान घेरने के लिए ठंडी वायुधारा वहां पर आके मिल जाएगी, और इसके बाद वह भी हीट होके ऊपर की तरफ जाएगी। तो यह कॉन्सेप्ट कंटिन्यू चलता रहता है। जब हम जेट में पढ़ेंगे तो इसको भी हम पढ़ेंगे, और इंडियन मानसून में भी इसको सीखेंगे। फिलहाल में यहां पर वायुमंडल सघन होने के कारण यहां तापमान सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म यानी कि सबसे ज्यादा हीटेस्ट प्लैनेट है कौन, शुक्र। अधिक ताप के कारण रात्रि में चंद्रमा के पश्चात सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सबसे ज्यादा चमकीला कौन है, शुक्र। शुक्र को देखकर दिशा का भी ज्ञान लोग लगाते हैं। तो यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सर्वाधिक चमकीला होने के कारण इसे प्यार दुलार से प्यार एवं सुंदरता की देवी यानी कि गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव भी कहा जाता है, यानी सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। अधिक ताप और अधिक CO के कारण यहां प्रेशर कुकर की दशा बनती है। हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट प्रेशर क्या करता है कि कुकर में देखिए वही कंडीशन जो एकदम बॉयल वाली स्थिति रहती है, सेम यही कंडीशन यहां पर अप्लाई करता है। प्रेशर कुकर कंडीशन अप्लाई होता है, यहां पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। इसलिए प्रेशर कुकर सदृश ग्रह कहा जाता है। प्रेशर कुकर कंडीशन वाला प्लेनेट भी इसे कहा जाता है। तो यह चीजें आपके समझ में आई होगी। अब इसका परागमन भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कहता है कि बुध की तरह शुक्र भी सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार दोनों आपने पढ़ा था। सुबह का तारा या शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकाश में शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। अच्छा, इसका डायरेक्शन जब चेंज हो जाता है तो ये अलग अलग दिखाई पड़ता है।
शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है, सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है, इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है इसको। इसका वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी का 90 गुना अधिक है, 90 गुना अधिक है किससे? पृथ्वी से। अगर वहां पर पृथ्वी पर 1 यूनिट प्रेशर है, यूनिट प्रेशर है, तो यहां पर 90 यूनिट है। यह वायुमंडलीय दबाव 90 यूनिट है। शुक्र के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.4% नाइट्रोजन, 0.1 से 0.5% जलवाष्प है। अन्य विरल गैसें जैसे आर्गन, ऑक्सीजन, नियान तथा सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर उपस्थित हैं। ये विषैली गैसें हैं जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नियान, ये सब गैसें जो है ना, ये हीटिंग को जनरेट करती है, हीट बढ़ा देगी, इसीलिए यहां पर हीट ज्यादा है, तो ये चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल के ग्रहों में केवल शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, रोटेट करता है। इसका रोटेशन जो है वो कहां से है? पूर्व से पश्चिम होगा ना, पूर्व से पश्चिम दिशा में है इसका रोटेशन। किसका? शुक्र और अरुण का। अरुण क्या है? उधर से दूसरा नंबर है, लास्ट से दूसरा, और इधर से सूर्य की तरफ से अगर देखेंगे तो ये भी दूसरा नंबर है। तो आप दोनों यह चीजें समझ सकते हैं कि यहां पर अगर मान लीजिए हमने कहा सन है, यहां पर सन है, तो यह प्लेनेट आपका ये शुक्र है, शुक्र है, और उसी प्रकार ये आपका प्लेनेट आपका ये होगा अरुण, अरुण, ये अरुण है। आप देखेंगे अगर इधर से देखेंगे सन की टाइप से, सन की तरफ से, तो ये दूसरे नंबर पे है, और लास्ट से देखेंगे तो यह भी दूसरे नंबर पे है। इनकी जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की तरह रोटेट करते हैं, लेकिन और जितने भी प्लेनेट हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करते हैं। जितने भी प्लेनेट हैं ये सब इन दोनों को छोड़ के पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करते हैं। शेष सभी प्लेनेट पश्चिम से पूर्व की दिशा में रोटेट करते हैं। बुध की तरह शुक्र भी एक अंतः ग्रह है, यानी इंटीरियर प्लेनेट है। इंटीरियर प्लेनेट कोई 4 ग्रह आपके हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाकी एक्सटीरियर प्लेनेट है। इसके 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित मैक्सवेल शुक्र ग्रह का सर्वोच्च चोटी है। सबसे ऊंचा जो पीक पॉइंट है, जैसे हम वर्ल्ड में देखते हैं तो माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार से यहां पर मैक्सवेल सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर उसकी हाइट है। इसके पश्चिम में चौरस पठार स्थित है जिसका नाम लक्ष्मी पठार है। ध्यान में रखिएगा कि इसके लक्ष्मी पठार कभी कभी पूछा जाता है कि लक्ष्मी पठार कौन से प्लेनेट पर स्थित है, तो लक्ष्मी पठार कहां पर है? शुक्र पर स्थित है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कई जगह पर यह पूछा गया है, टीजीटी का क्वेश्चन था ये, तो लक्ष्मी पठार ध्यान रखेंगे। जब हम एमसीक्यूज कराएंगे तो उसमें भी इसका जिक्र आएगा, तो उसको भी चर्चा करेंगे। इसके 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश को बीटा, 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी साउथ के साउदर्न में बात करेंगे तो उसको बीटा कहते हैं, और ये पर्वतीय प्रदेश है। 25 डिग्री अगर उत्तर की बात करते हैं, नॉर्दर्न की बात करते हैं, तो इसको कहते हैं 25 डिग्री लाइन को, यानी 25 डिग्री वाले जो लेटीट्यूड है उसको कहते हैं अल्फा, अल्फा प्रदेश कहते हैं। यानी कि एक हो गया अल्फा प्रदेश, ये है आपका इक्वेटर, मान लीजिए ये अल्फा प्रदेश है और ये बीटा प्रदेश। ये अल्फा प्रदेश है, ये नॉर्दर्न है, ये नॉर्दर्न है, ऊपर वाला नॉर्दर्न है, नीचे वाला सदर्न है। तो यह अल्फा प्रदेश है, ये बीटा प्रदेश है। ये ज्वालामुखी शील्ड है, ये जो है ये ज्वालामुखी शील्ड है, यानी कि ज्वालामुखी यहां पर बहुत ज्यादा उद्गार होता है इसका। अब देखते हैं शुक्र का प्रागमन। खगोलीय घटना 6 जून 2012 को संपूर्ण विश्व में उस समय देखने को मिली जब शुक्र ग्रह
के सामने से गुजरते हुए पृथ्वी को दिखाई दिया। यानी कि शुक्र ग्रह सूर्य के सामने से गुजरते हुए पृथ्वी से दिखाई पड़ा। इस कंडीशन को इसका शुक्र का परागमन कहा गया। पृथ्वी से देखने पर शुक्र ग्रह सूरज के एक छोटे काले धब्बे जैसा दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? छोटे से काले धब्बे की तरह दिख रहा था सूरज पर। सूर्य के सामने शुक्र का यह परागमन एक दुर्लभ खगोलीय जो घटना थी, यह बहुत दुर्लभ थी। यह पहली बार 105 वर्ष पश्चात देखने को मिला था। आप जान लीजिए कि अगर 105 वर्ष पश्चात देखने को मिला था, पुनः 105 वर्ष पश्चात मिलेगा। उत्तरी और मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में यह परागमन सूर्योदय के साथ आरंभ हुआ। तत्पश्चात इसे एशिया के अधिकतर इलाकों में देखा गया। कहां पर देखा गया? एशिया के अधिकतर इलाकों में देखा गया। कहां से शुरू हुआ था? उत्तरी और मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के परागमन सूर्योदय के साथ प्रारंभ हुआ था। तो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से शुरुआत हुआ था। यूरोप, मध्य पूर्व तथा पूर्व अफ्रीका में यह दुर्लभ खगोलीय घटना स्थानीय सूर्योदय के साथ प्रारंभ हुई, परंतु यह परागमन अपने अंतिम चरण में था। यह दुर्लभ खगोलीय घटना की कुछ उत्तम तस्वीरें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी की गई। ज्ञातव्य है कि नासा की सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी यानी कि एसडीओ पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूरी से सूर्य का अध्ययन करती है। कितना डिस्टेंस से करती है? 36,000 किलोमीटर दूरी से ये जो है सूर्य का अध्ययन करती है। वैज्ञानिक परागमन के इस जो अवसर का प्रयोग शुक्र ग्रह के जटिल वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए जो है कर रहे हैं। इसका अध्ययन कर रहे हैं? जटिल वायुमंडल। जो जटिल वायुमंडल है शुक्र पर, जिसके कारण से तापमान वहां पर सबसे ज्यादा हीट जनरेट होती है, उसका ये वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं। शोधकर्ता विशेष उपकरण की सहायता से सूर्य के डिस्क पर सीधे नजर रखे हुए हैं। यद्यपि वैज्ञानिकों द्वारा आम जनता को बहुत ही ध्यानपूर्वक इस खगोलीय घटना को देखने की सलाह दी गई। कभी कभी आप जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है तो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो मना करते हैं कि आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं देखना है, क्योंकि आंखों पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है और उसमें आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है। तो इसी घटना को ये कह रहा है कि ध्यानपूर्वक इसे खगोलीय घटना को देखने की सलाह दी जाती है कि वो उसको एकदम ऐसा ना कि मतलब कंटिन्यू देखते रहिए, इस तरह से ना देखें, वो गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। क्योंकि सूर्य पर सीधे देखने से आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है और कई बार व्यक्ति को जो देखने की शक्ति है वह भी चली जा सकती है। तो इसलिए देखने के लिए मना किया जाता है कि इस कंडीशंस को जैसे ना देखा जाए, या देखा जाए तो कैमरे की सहायता से देखा जाए। अब आता है ध्यातव्य है सूर्य ग्रहण का जो परागमन है 243 वर्षों में लगभग 4 बार देखा गया। कितनी बार देखा गया? 243 वर्षों में 4 बार इसको देखा गया। इस दीर्घ अंतराल के कारण पृथ्वी और शुक्र का कक्ष यानी परिक्रमा करने का मार्ग अलग अलग है। किसका किसका अलग है? पृथ्वी और शुक्र का। क्यों अलग अलग है? क्योंकि शुक्र और अरुण दोनों जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ रोटेट करते हैं, जबकि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो दोनों का जो परिक्रमण मार्ग है वह अलग अलग है। ये एक दीर्घ अंतराल के पश्चात ही एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के तहत सीधे आते हैं। टेलीस्कोप के आविष्कार के पश्चात यह नजारा अब तक केवल 7 बार दर्ज किया गया है। क्या आप खुली आंखों से इसको देख सकते हैं आराम से और ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको किससे देखा जाता है? टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप से देखा जाता है और इसको अब तक कितनी बार देखा गया है? 7 बार इसको देखा जा चुका है। इसके पूर्व शुक्र ग्रह का परागमन को वर्ष 1631 में, 1639,
1761, 1769, 1882 और 8 जून 2004 में देखा गया था। यह परागमन जोड़े के रूप में 8 वर्ष के अंतराल, कितने वर्ष के अंतराल पे? 8 वर्ष के अंतराल पर दिखता है, जिसे कि इससे पूर्व 8 जून 2004 में दिखा था, अब वर्ष 2012 में दिखा है। अगली बार 105 वर्ष पश्चात 2117 में दिखाई देगा। कितने में? 2117 में दिखाई देगा। पता नहीं तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या पता, मुश्किल है, क्योंकि जो आय प्रत्याशा है वो दिन ब दिन घट ही रही है। फिर ठीक उसके 8 वर्ष पश्चात यानी कि 2125 में ये देखने को मिलेगा। तो ये शुक्र के बारे में था, और शुक्र का खत्म हुआ, उसके बाद आता है पृथ्वी का। तीसरा प्लेनेट कौन सा है? पृथ्वी है। अर्थ है किसके करीब का तीसरा प्लेनेट? यानी सन से। क्यों हम सन को कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि सन सेंटर में बैठा हुआ है, भगवान के रूप में हम उसको पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वो चमकता है? नहीं, उसके प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। उसके कई ऐसे कारण हैं कि अगर सन चमकना बंद कर दे तो सबकी चमक चली जाएगी। सन से जो लाइटिंग आती है वो फोटोसिंथेसिस सारे वायुमंडल में, हमारे यहाँ पृथ्वी पर, जिससे पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। सूर्य का प्रकाश बंद हो गया तो वो खत्म। जब वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी तो जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, फिर तो कोई रहेगा नहीं। इसलिए सूर्य सबसे अहम भूमिका निभाता है, सेंटर में है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, अट्रैक्शन उसके पास सबसे ज्यादा है, ग्रेविटी उसके पास सबसे ज्यादा है, सभी को बांध के रखता है। तो ये सोलर जो सिस्टम है उसका मेन किंग है वो, इसलिए उसको पूजते हैं। फिर भी आइए अब अर्थ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सबसे सुंदर प्लेनेट, सबसे बेहतरीन प्लेनेट अर्थ ही है, जिसपे हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। पृथ्वी का आकार सौरमंडल के 5वें सबसे बड़े ग्रह, 5वें सबसे बड़े ग्रह के रूप में है, और सूर्य से दूरी में तीसरे नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले कौन आता है? बुध। बुध, उसके बाद आता है शुक्र, फिर क्या आता है? पृथ्वी, फिर आता है आपका मंगल। तो शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है। वायुमंडल, जलमंडल का विकास और उसके बनाए रखने के लिए काफी बड़ा ग्रह है। यहां पर सभी प्रकार का एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेयर परिवर्तन भी होता है। क्यों परिवर्तन होता है? क्योंकि उसके एक्सिस पे रोटेशन के कारण, उसके झुकाव के कारण जो है दिन रात में परिवर्तन होता है। वायुमंडल मौसमों में सारे में परिवर्तन होता है, झुकाव। और यह आपका कई बार पूछा भी गया है, किसके कारण दिन रात होता है और मौसमों में परिवर्तन होता है? वो पृथ्वी के झुकाव के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, वेस्ट टू ईस्ट की ओर परिभ्रमण करती है। अपने अक्ष पर कितना? 23.5, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका एक परिक्रमण काल जो होता है 365 सही 1/4 दिन का होता है। 1/4 का है 1/4, यानी कि हर चौथे साल, फिर 4 साल के बाद वह एक दिन और कंप्लीट हो जाएगा। उस दिन जब कंप्लीट होगा तो यह साल कितने का हो जाएगा? 365 के बाद 366, यानी कि उस साल को क्या कहेंगे हम लोग? लीप ईयर कहेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 1/4 1/4 1/4 जुड़ता रहेगा और चौथे साल एक दिन पूरा बन जाएगा। तो कैलेंडर खराब ना हो, इसलिए विद्वानों ने ऐसी तरतीब निकाली कि 365 दिन हर साल हो रहा है, लेकिन हर चौथे साल अगर हम 366 दिन कर देंगे तो हमारा कैलेंडर फिर आगे खराब नहीं होगा।
और अनवरत इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि यह जो 1/4 डेज है यह चौथे साल मैनेज हो जाएगा। इसीलिए 366 366 डेज अप्लाई किया गया हर चौथे साल, और चौथे साल जब अप्लाई होगा तो इसको कहा जाता है लीप ईयर। अच्छा, आपसे कहा जाएगा कि अब भाई उसको एडजस्ट कहां करिएगा, क्या जनवरी में करिएगा, दिसंबर में करिएगा, नवंबर में करिएगा, कौन से मंथ में करिएगा? तो वो होगा केवल एक ही मंथ, यानी फरवरी में। जनरल ईयर में, सामान्य वर्ष में 28 दिन की फरवरी होती है, लेकिन लीप ईयर में आपकी 29 दिन की फरवरी होगी, 29 डेज की फरवरी होगी। इसकी सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसके चारों ओर का तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से जब हम इसको देखते हैं तो यह नीला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। किस लिए दिखाई पड़ता है? क्योंकि यहां पर जल की अधिकता है, और जल की अधिकता कितना है? 70% एबव है। 70% से 70% से एबव है। कहते हैं कि जल इतना है, फिर भी हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, और सेव वाटर सेव लाइफ, जल को बचाइए। क्यों ऐसा है? क्योंकि 70% जल होने के बावजूद भी हमारे पास जो पीने का जल है बहुत कम है। यह समुद्रों का जल है। जल तो समुद्रों का जल ही तो कहाएगा, लेकिन यह पीने योग्य नहीं है। फिर भी तो जल है तो है ही। यह भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में। आगे जब ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तब इसको हम देखेंगे कि यह कैसे हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। फिलहाल में 70% से एबव जल है, जिसके कारण यह ग्रह जो है यह ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वह है चंद्रमा। चंदा मामा, जिससे आपका जो है मूवी भी बनी हुई है। तो ये जो चंद्रमा है ये हमारा जो है अभी जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, ये चंद्रमा पर बढ़िया से उतरा, और इसको काफी ज्यादा लोग पॉपुलैरिटी के रूप में देखने लगे कि हाँ ठीक है, ये जो मिशन था हमारा वो काफी बढ़िया तरीके से सक्सेस हुआ। और उसी समय रक्षाबंधन का त्योहार था, तो उससे भी लोगों ने जोर के उसकी प्रशंसा की, और करना भी चाहिए। जब तक हम किसी चीज को पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको चंदा मामा कहा गया। मामा का मतलब क्या होता है कि माँ का भाई, माँ का भाई, अर्थात इस पृथ्वी का ओरिजिन, ये पृथ्वी जो हुआ है, पृथ्वी का जो ओरिजिन हुआ है, इसके जो अंश हैं वो इससे मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि यह एक ही जो पिंड है उसकी संतान होगी, तभी तो मामा कहा गया। तो कुछ है इस प्रकार से रखा गया होगा। अभी वैज्ञानिक तथ्य आएंगे, जो भी रिसर्च है उसके आधार पर हम इसको सर्टिफाइड पढ़ेंगे कि ये वास्तव में क्या चीजें हैं। अब आता है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? गोल्डीलॉक्स जोन का निवास योग्य क्षेत्र, जीवन क्षेत्र पृथ्वी सदृश है। कैसा है ये जीवन? यहाँ पर कैसा यहाँ एटमॉस्फेयर है, कैसा एनवायरमेंट है? ये पृथ्वी सदृश है, लाइक अर्थ, अर्थ के समान है। इनको कहा जाता है किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, जहां पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफी मात्रा में मौजूद हो। कौन सा जल मौजूद हो? तरल जल। और तरल जल कहां पर है? आपका पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कितने परसेंट? 70% से एबव। यह निवास योग्य क्षेत्र अंतरिक्ष के किन्हीं दो क्षेत्रों को प्रच्छेदित बिंदु क्षेत्र होता है, जहां पर जीवन हेतु सहायक होना चाहिए। अब उसके बाद आता है आपका मंगल, मार्स मिशन, जहां पर आपने इंडिया ने काफी ज्यादा मिशन भी लॉन्च किए और सक्सेस भी रहा। तो मार्स मिशन के नाम से मूवी भी बनी हुई है। मंगल ग्रह लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है।
इसी कारण से लाल ग्रह भी इसको कहा जाता है, रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। इसके लाल दिखने के कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होगी तो ये लाल दिखेगा। लोहा को खूब दहकाइए, खूब ज्यादा गर्म करिए तो काला लोहा भी रहेगा ना, तो लाल दिखने लगेगा। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण मंगल को लाल ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यह लाल ग्रह आप यहां पर देख रहे हैं, ये लाल आपको दिख रहा है। इसका अच्छी झुकाव घूर्णन गति पृथ्वी से काफी समानता रखती है, इसलिए पृथ्वी सदृश इसको ग्रह बोला गया। पृथ्वी अर्थ लाइक प्लेनेट इसको कहा जाता है, पृथ्वी सदृश ग्रह भी इसको कहा जाता है। मंगल ग्रह पर दिन का औसत लंबाई 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड है। कितना है? 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। और अर्थ पे कितना है आपका? 24 घंटे के बराबर है। और 24 घंटे से जो एडजस्टमेंट आपका मंथ में धीरे धीरे सेकंडों में होते हुए जो है बहुत माइनर डिफरेंस होते हुए एक साल में अगर हम देखेंगे तो 365 दिन बनेंगे, 365 डे बनेंगे और 1/4 एक पार्ट और बनेगा। तो ये पूरे ईयर का होता है, ये पूरे वर्ष का होता है और ये इसको बोलते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष जैसा कि अभी आपने पढ़ा 365 सही 1/4 प्रत्येक वर्ष का ये टाइम पीरियड होता है। 1/4 दिन 1/4 डे होता है। अगर इसी 1/4 को 4 बार में जोड़ देंगे तो हर चौथे साल फोर्थ ईयर के बाद एक होगा लीप ईयर। लीप ईयर होता है और लीप ईयर में ये 365 बन जाता है। कितना? 366 366 डेज का हो जाता है। इसका अच्छी झुकाव जो है 25 डिग्री है, जबकि पृथ्वी का कितना है? 23.5 डिग्री है। क्योंकि यह झुकाव पृथ्वी के झुकाव के लगभग नजदीक है, इस कारण से मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ही मौसम होते हैं। अभी यहां पर देखिए ध्यान से, पृथ्वी के समान ही मौसम होते हैं, यानी कि झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। एक रोटेशन करती है जो अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमती है, एक अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, एक अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और झुकाव के कारण इसमें दिन और मौसम का परिवर्तन होता है। तो किसके कारण होगा? झुकाव के कारण। यह पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि यहां पर जीवन हो सकता है, संभव हो सकता है, लेकिन 100% अभी प्रूव नहीं है। वैज्ञानिक साइंटिफिक रूप से इसका पता लगा रहे हैं। मंगल ग्रह पर वायुदाब दबाव विरल है। इसके धरातल का दबाव पृथ्वी के समुद्र तल तथा वायुमंडलीय दबाव के 1% कम है, लगभग सदृश है। सारी चीजें देखिए, यहां 1% कम दबाव है पृथ्वी पर समुद्र तल तथा वायुमंडलीय दबाव के अपेक्षा। यहां 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड का दिन होता है। बात सही है, लगभग एकदम पास में ही है। यहां पर 25 डिग्री का झुकाव है, जबकि अर्थ में कितना है? 23.5 डिग्री का झुकाव है। यहां पर वायुमंडलीय प्रेशर जो है वह 1% कम है। तो यह लगभग सिमिलर है पृथ्वी से। तो यहां पर जीवन की संभावनाएं इसी कारण से कही गई कि यहां पर भी जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, यहां पर भी जीवन संभव हो सकता है। इसके वायुमंडलीय संरचना में कार्बन डाइऑक्साइड 95% होता है, नाइट्रोजन 2 से 3%, आर्गन 1 से 2%, ऑक्सीजन 0.1 से लेकर 0.4%, जल 0.01 से लेकर 0.1% और क्रिस्टन 0.0001% से भी कम है तथा जिनान 0.00001% से भी कम है, यह पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 95%। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। अब अर्थ में भी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी प्रकार से यहां पर भी 2 ध्रुव है।
इसका जो कक्षा तल है पृथ्वी से 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित सर्वोच्च पर्वत है। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है। पृथ्वी पर क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की तुलना में यह 3 गुना है। कितना है? 3 टाइम्स उसका है, यानी कि 3 गुना है ज्यादा। और इस ग्रह पर ना केवल नदी क्रिया प्रमाण उपलब्ध हैं, बल्कि बाढ़ आने के भी प्रमाण उपलब्ध हैं। अगर बाढ़ आने के प्रमाण उपलब्ध हैं तो बाढ़ आएगी कैसे? पानी। तो यानी कि संभावनाएं हैं कि जल है, तो जल होगा तो जीवन हो सकता है, लेकिन अभी 100% प्रूव्ड नहीं है। होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही। मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी के प्रमाण भी मिलते हैं, जिसकी सतह पर 12 बड़े बड़े ज्वालामुखी लावा से ढके हैं। यानी कि जो प्रमाण मिले हैं कि 12 खूब बड़े बड़े ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, जिसके लावा से उनकी जो सॉल्ट है, जो प्लेटें हैं, जो भू स्थल है, वह ढका हुआ है। इसमें सबसे बड़ा ओलंपियस मोम्स जो 25 किलोमीटर ऊंचा, 600 किलोमीटर व्यास का तथा 70 किलोमीटर व्यास वाले कोल्डेरा से युक्त है। कितने से है? 25 किलोमीटर ऊंचा है, हाइट उसकी 25 किलोमीटर है, और 600 किलोमीटर व्यास है, यानी कि जो गोलाई है उसका व्यास है वो 600 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर व्यास वाले कॉर्डेरा जो है 70 किलोमीटर व्यास का कॉर्डेरा है। यह मानव द्वारा देखा गया है अब तक सबसे बड़ा ज्वालामुखी ढेर है। इसको क्या बोलते हैं? ओलिम्पस मोन्स बोलते हैं उसको। ओलिम्पस मोन्स का ये है सबसे बड़ा कॉर्डेरा। कितना है? 70 किलोमीटर का। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, पहला फोबोस है और दूसरा डिमोस है। पहला क्या है? फोबोस है और दूसरा डिमोस है। आपका 2 उपग्रह इसके हैं। पृथ्वी के कितने हैं? 1। कौन है? चंद्रमा। अब उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर कहां है? कौन से नंबर का है? ये 5वें नंबर का, 5th नंबर पे है। 5वें नंबर का, 5th नंबर पे है जुपिटर। यह बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में बड़ा होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहा गया है। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है, जिससे दिखता तो खूब बड़ा है लेकिन वो हल्का है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें भी पाई जाती है। बृहस्पति तारा और गैस दोनों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं रेडियो ऊर्जा है तथा 15 मीटर की तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे आकाश में प्रसारित करने से सबसे बड़ा स्रोत है। कितना? 15 मीटर की तरंग दैर्घ्य। कितना तरंग दैर्घ्य होनी चाहिए? 15 मीटर की तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगे आकाश में प्रसारित करने का सबसे बड़ा स्रोत ये है। बृहस्पति को तारा सदृश जो है नियर स्टार ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि वहां पर तारे की भी उपलब्धता है, तो तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है इसे। सौर मंडल के सभी ग्रहों में बृहस्पति की परिभ्रमण अवधि सर्वाधिक कम, यानी कि 9 घंटे 55 मिनट है, सर्वाधिक कम है। फ्लायन वेग जो इसके वेलोसिटी है सर्वाधिक 59.6 किलोमीटर पर सेकंड है। इसके कुल 6 उपग्रह हैं, जिसमें 4 बड़े उपग्रह आते हैं। 4 बड़े उपग्रह इसमें आयो, यूरोपा, गैनीमीड तथा पोलिस्टो। इन 4 उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने किया था। इन चारों की खोज जो है ये किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। क्या कौन कौन से हैं? आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कोलिस्टो। ये 4 ग्रह हैं जिसका खोज किया था गैलीलियो ने, जिस कारण से इसे गैलीलियो उपग्रह भी कहते हैं। कौन सा उपग्रह कहते हैं? गैलीलियो उपग्रह भी कहते हैं। कैलिस्टो बृहस्पति से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है और गैनीमीड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा?
गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये गैनीमेड। किसका ये उपग्रह है, तो ये बृहस्पति जुपिटर का है। व्यास इसका है 4840 किलोमीटर, 4840 किलोमीटर इसका व्यास है। गैलीलियन उपग्रह यानी कि ये चारों उपग्रह आयो, यूरोपा, गैनीमेड तथा कैलिस्टो, इन चारों उपग्रहों को, गैलीलियन उपग्रहों सर्वाधिक अंदर स्थित उपग्रह आयो यानी कि 90 जो है, आयो सर्वाधिक इंटीरियर है यानी कि अंदर में उपस्थित उपग्रह है, जिसका व्यास 3640 किलोमीटर है। सिनोया बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह सिनोया है। किसका? बृहस्पति का। बृहस्पति पर लाल रंग का उठने वाला एक तूफान है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट क्या कहा जाता है? ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। यह लाल रंग का उठने वाला एक तूफान है। ये क्या चीज है? अब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में कैसिनो ने इस स्पॉट का पता लगाया था। अच्छा, ये स्पॉट जब वो उठता है तो ये लाइट का स्पॉट है, यानी कि वहां पर भी जो लाइट होता है, जो लाइट का प्रकाश होता है, वह सबसे ज्यादा ये होता है, तो लाइट रेड रंग में वो स्कैटरिंग होता है। तो यहां पर ये कंडीशन अप्लाई होता है। बृहस्पति पर लाल रंग का उठने वाला जो ये तूफान है, उसी को ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने देखा? 1660 ईस्वी में कैसिनो ने इसे स्पॉट का पता लगाया। नासा द्वारा बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए 2011 में जूनो नामक यान भेजा गया। कहां पर भेजा गया? ये आपका जुपिटर पर। किसने भेजा था? ये नासा ने भेजा था। अमेरिका की कंपनी नासा ने भेजा था। और यहां पर जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का लैंड फीचर है, जो यहाँ का लैंड फॉर्मेशन है, उसका पता लगाने के लिए ये सैटेलाइट भेजा गया था। सैटेलाइट का नाम था जूनो। अब आता है आपका शनि। शनि यह सौरमंडल का दूसरा सर्वाधिक बड़ा ग्रह है। पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि। बृहस्पति के बाद शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी एक्सिस पर सर्वाधिक तीव्र गति से घूमता है। अपने एक्सिस पर वो रोटेट करता है। एक्सिस पर खूब तेजी से ये रोटेट करता रहता है। यहीं पर ये अपने एक्सिस पर घूमता रहता है। यह 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम लेता है। अपने अक्ष पर एक बार घूम लेता है। कितने देर में? 10 घंटे में। तीव्र घूर्णन के कारण सौरमंडल का सर्वाधिक चपटा ऑब्लेट ग्रह है, यानी कि जब आप स्पीड बढ़ा देंगे तो वह मास थोड़ा सा फैल जाएगा और चपटा ग्रह के रूप में देखा जाता है। तो ये कौन सा ग्रह, कैसा ग्रह है? चपटा ग्रह है। आपसे पूछा जाएगा कि सौर मंडल में चपटा ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, इसको कहा जाता है शनि को। शनि को चपटा ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसका भूमध्य रेखीय जो व्यास है, ध्रुवीय व्यास से 10% अधिक है। कितना अधिक है? 10% अधिक है ध्रुवीय व्यास से। यह कितना डिग्री झुका हुआ है आप देख रहे हैं, तो यहां पर ये झुकाव है। इसके अंदर ये जो झुका हुआ है ये 27 डिग्री होगा। 27 डिग्री ये झुकाव है। ये पोल आपका ये कितना डिग्री झुका हुआ है? 27 डिग्री ये झुका हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय होना है। ये देख रहे हैं वलय, इसके ये जो वलय है इसके चारों तरफ ये वलय है। इसकी खास विशेषता है ये वलय अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, जो समूह रूप में गुरुत्वाकर्षण के कारण इनकी परिक्रमा करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ये तो बिखर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसकी ग्रेविटी के कारण ये जितने भी छोटे छोटे अणु हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, वो इसका रोटेशन करते हैं। किसके कारण? इसकी ग्रेविटी के कारण, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बाहर नहीं जा पाते, तो इसी का एक रोटेशन करते हैं। इसी का चक्कर लगाते हुए ये एक छल्ले के रूप में, रिंग के रूप में बन जाते हैं, और ये इसका एक फिगर जनरेट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको वलय कहते हैं। इसको वलय,
इसको वलय कहते हैं। वलय में क्या है, छोटे छोटे कण है, और छोटे छोटे कण जो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इससे अलग नहीं हो पाते हैं और इसी का रोटेशन करते रहते हैं, इसी का परिक्रमा करते हैं। विस्पत्ति के रासायनिक संघटकों के मुख्य रूप से, जैसे विस्पत्ति में हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी हीलियम और हाइड्रोजन के साथ कुछ घटक पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी यहां पर पाई जाती है। इसके चारों ओर दो स्पष्ट वलय हैं जो परस्पर एक काली रेखा के द्वारा पृथक होते हैं। आप यहां देखेंगे तो ब्लैक इससे पृथक होते हैं। जो उसमें एक होगा, अच्छा इसमें नहीं है, अच्छा दूसरे वाले फिगर में था। चलिए, इसमें एक काली जो ये पट्टी है ना, ये देखिए यहां पर पट्टी है, ये पट्टी बीच में एक काली ब्लैक पट्टी भी पाई जाती, काली रेखा से पृथक होते हैं, जिसे कैसिनी डिवीजन भी कहते हैं। कैसिनी डिवीजन भी कहते हैं। शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है, ग्लोब ऑफ गैसेस, जो गैस का गोला कहा जाता है वह शनि को ही कहा जाता है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा सोलर मंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जो गैसों का गोला कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका शनि। तो इसको भी ध्यान में रखिए, कौन सा गोला है, ये गैस का गोला है। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 62। कितने इसके सैटेलाइट्स हैं, कितने उपग्रह हैं, जो है 62 उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन आपने मूवी देखी है, टाइटैनिक देखी है, तो उसी से आप ध्यान में रखिए। टाइटन वॉच भी आती है, बहुत अच्छी वॉच होती है। तो इसका जो सबसे बड़ा ग्रह है, जो प्लेनेट है, जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वह है टाइटन। इस ग्रह का जो उपग्रह है सबसे बड़ा, वो टाइटन है। टाइटन शनि का सबसे छोटा ग्रह है, उपग्रह है। टाइटन जो है सबसे छोटा उपग्रह है शनि का, जिसका व्यास 20 किलोमीटर, केवल 20 किलोमीटर है। सौरमंडल का यही एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना अस्थायी वायुमंडल है। अच्छा, छोटा तो है लेकिन इसकी भी खास विशेषता है, केवल और केवल एक ही ऐसा उपग्रह है, सैटेलाइट है, जहां पर अस्थायी वायुमंडल है। अस्थायी वायुमंडल कौन सा वो उपग्रह है, वो पैन है। इसके ठोस पिंड का व्यास जो है 2560 किलोमीटर है। टाइटन के धरातल पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी और समुद्र तल के दबाव का 1.5 गुना अधिक है। कितना है, 1.5 गुना अधिक है, यानी कि 1.5 गुना अधिक है। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। कहां पर, टाइटन पे। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह रिया है। दूसरे नंबर का अगर उपग्रह कहा जाए तो वो रिया है। जबकि इयापेट्स तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जिसका व्यास 400 किलोमीटर है। तो पहले पे कौन है इसका शनि का उपग्रह, टाइटन सबसे बड़ा है। दूसरा क्या है, रिया है। तीसरा क्या है, इयापेट्स है। तो कभी कभी आपको सीक्वेंस दे देगा, कहेगा आप सीक्वेंस सीरीज में रखिए। आपको 4 उपग्रह दे दिया, पैन, रिया, इयापेट्स और टाइटन। कहेगा इसको उसके जो है आयतन के आधार पे इसको रखिए। तो आप इसको सिक्रोनाइज तरीके से रखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और बड़े से छोटे क्रम में इसको दर्शाना है, यानी कि अवरोही क्रम में दर्शाना है। तो सबसे बड़ा कौन आएगा, टाइटन। दूसरा नंबर रिया, तीसरा नंबर इयापेट्स। अगर आपसे पूछा जाए चौथा नंबर, फिर उसमें कौन आएगा, अगर आप 4 ऑप्शन है तो सबसे छोटा है पैन। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। एनालिलेट्स शनि का सर्वाधिक परावर्तक उपग्रह है। क्या है, परावर्तक उपग्रह है। शनि के सर्वाधिक पास वाला बड़ा उपग्रह मिमोस है। जो शनि के सबसे पास वाला उपग्रह है उसका नाम है मिमास। क्या नाम है, मिमास। ये रहा आपका शनि का। उसके बाद आ जाता है अरुण। उसके बाद एक ग्रह और आपका बचेगा, वरुण। तो अरुण स्वर्ग का देवता भी इसको कहा जाता है। स्वर्ग का देवता इसको कहते हैं, आपको वीनस, और ये गॉड ऑफ हेवन।
ये ग्रीन प्लेनेट होता है, इसको ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, इसको गॉड ऑफ हेवन के नाम से भी जानते हैं। यह एक शीत ग्रह है, जो है कोल्ड प्लेनेट है। आज से पूछा जाएगा कि कोल्ड प्लेनेट किसको कहते हैं, तो ये आपका है अरुण को। किसको कहते हैं? अरुण को। अरुण को कहते हैं, जिसकी खोज 1781 ईस्वी में जर्मन खगोलविद सर विलियम हार्सेल ने किया था। किसने किया था? सर विलियम हार्सेल ने किया था। और इस ग्रह का नामकरण ग्रीक देवता यूरेनस 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 के आधार यूरेनस के नाम पर रखा गया, क्योंकि ग्रीस का जो देवता यूरेनस है उसी के नाम पर इसको रखा गया कि ये देवताओं के नाम पर ग्रहों का नामकरण किया गया, के नाम पर किया गया। पृथ्वी से 14.5 गुना बड़ा द्रव्यमान है इसका, द्रव्यमान इसका ज्यादा है। कितना है? 14.5 गुना अधिक है। पृथ्वी के समान है, पृथ्वी पर ध्रुवों पर ये चपटा है। इसके वायुमंडल में मेथेन संकृत है, जो संकेंद्रण में मेथेन सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है, उपलब्धता ज्यादा है, यहाँ पर मेथेन अधिक है। इस कारण से दूरबीन से देखने पर यह हरे डिस्क यानी ग्रीन डिस्क के रूप में दिखाई देता है, जिसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन प्लेनेट भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन प्लेनेट भी इसको कहा जाता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका घूर्णन अक्ष के इसके अक्षीय प्लेन के अनुरूप है। जो अक्षीय प्लेन है, इस तरह से आप देख रहे हैं, अक्षीय प्लेन के अनुरूप है। इसका जो वो घूर्णन है, रोटेशन, और इसका अक्षीय झुकाव 82 डिग्री है। कितना है? 82 डिग्री है अक्षीय झुकाव। शुक्र की भांति इसकी घूर्णन जो दिशा है वह उपग्रह की परिक्रमा की दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप यानी क्लॉकवाइज है। एक क्लॉकवाइज है, बाकी और सभी एंटी क्लॉकवाइज हैं। 2 ग्रह हैं जिसमें शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की तरफ रोटेट करते हैं, और जितने भी और प्लेनेट हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करते हैं। इसकी अच्छी ऑर्बिटल परिक्रमण दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, घड़ी की सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज से। अरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई ना कोई ध्रुव जिसकी इसकी कक्षा के अनुरूप सूर्य के सम्मुख रहता है। इसका कोई ना कोई ऐसा ध्रुव है जो सूर्य के सम्मुख रहेगा ही रहेगा, है। कोई ना कोई ध्रुव इस सूर्य के सम्मुख हमेशा रहता है। अर्थात यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है। क्या है? एकमात्र ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा के साथ एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक सदैव सूर्य के सामने रहता है। यानी कि इसमें सूर्यास्त वाला सिस्टम है ही नहीं। जब हमेशा सूर्य के सामने रहेगा तो सूर्यास्त होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अक्ष का झुकाव 82 डिग्री है। इसलिए इसके अधिक झुकाव के कारण यह लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसका जो झुकाव है वह 82 डिग्री है। कितना है? 82 डिग्री इसका लेटा हुआ झुकाव होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इतना झुकाव किसी भी और प्लेनेट का नहीं है। यह सौर मंडल का 7वां तथा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का 7वां और आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्योदय पश्चिम दिशा में, सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। सूर्य से दूर होने के कारण यह काफी ठंडा है। जब सूर्य की रोशनी वहां नहीं पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है ठंडी होगी। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देखिए, वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, तो इसलिए वहां पर हमेशा ठंडा बना रहता है। इस पर दिन लगभग 11 घंटे का होता है। इसके चारों ओर शनि की भांति 5 वलय हैं। आप यहां देखिए, ये 5 वलय है शनि की तरह। शनि में भी इसी प्रकार से था, इसमें भी है। इसमें 5 वलय हैं। इन पांचों का नाम जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। क्या है? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा और इप्सिलॉन, ये 5 वलय हैं शनि की तरह। इसमें भी इसके उपग्रह की संभावित संख्या 27 है। कितने हैं सैटेलाइट्स यहाँ जो इसके उपग्रह हैं?
जो इसके चारों तरफ घूमते हैं वो 27 है। इरिपल, अम्ब्रियल, टिटानिया, ओबेरॉन, सिरांडा इसके प्रमुख उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टिटानिया है। क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह टिटानिया है। इसका व्यास 1578 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा उपग्रह है इसका कार्डेलिया है। क्या कौन है? कार्डेलिया, कार्डेलिया है, जिसका व्यास 26 किलोमीटर है। कितना है? 26 किलोमीटर। अरुण ग्रह हरा ग्रह कहा जाता है। क्यों ऐसा है? अभी जस्ट आपने पढ़ा, मीथेन की यहां पर अधिकता है, जिसके कारण इसको ग्रीन प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। अरुण ग्रह हरा ग्रह है, इसमें वायुमंडल में मीथेन होता है। मीथेन की अधिकता होने के कारण, केंद्र में जो मीथेन की अधिकता है संकेंद्रण में, उसके कारण यह हरा ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है 370 फ़ारेनहाइट यानी कि -223.3 डिग्री सेल्सियस है। और अब रहा आपका वरुण। वरुण की कुछ खास बातें। नेपच्यून, इसकी खोज जर्मन खगोलविद जान गाले ने की थी। किसने किया था? जान गाले ने किया था। यह प्लेनेट सबसे लास्ट प्लेनेट है वरुण, ये 8वां प्लेनेट है। यह सूर्य से 8वां दूरस्थ प्लेनेट है, 8वां सबसे दूर वाला ग्रह है। यह 166 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। कितने साल में? 166 वर्ष में। अच्छा, आप ये बताइए कि जो पहला वाला था बुध, वह कितने दिन में करता था? वह 88। कितने दिनों में? 88 दिनों में। यह कितना कर रहा है? 166 दिन में। 166 दिन में। तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा हुआ है, परिक्रमण काल बढ़ गया है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया पाए जाते हैं। इस ग्रह का रंग कैसा है? पीला है। इस ग्रह का रंग पीला है। यहां पर कलर पे मत जाइए, ये आप यहां पर इमेज जैसे लगी है, लेकिन ये पीला कलर है। कैसा है इस ग्रह का कलर? पीला है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो आपको कहा जाता है नेपच्यून यानी वरुण को। यह सूर्य के से 30 खगोलीय दूरी पर है। खगोलिक दूरी क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और यह एक खगोलीय इकाई जो होती है वह होती है आपका 9,29,56,000 मील या आपका 14,95,98,000 किलोमीटर की। 14,95,98,000 किलोमीटर की एक खगोलीय इकाई होती है, जिसको आप AU से दर्शाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वरुण में कुल 8 उपग्रह हैं। इसके 8 उपग्रह हैं जो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ा उपग्रह है वो ट्रिटॉन है। क्या है? ट्रिटॉन है। ट्रिटॉन है। इसका व्यास 2705 किलोमीटर है। यह समस्त सौरमंडल का सबसे ठंडा पिंड है। समस्त सौरमंडल का सबसे ठंडा पिंड है। इसका तापमान -235 डिग्री सेल्सियस है। ट्रिटॉन वरुण के प्रतिकूल दिशा में यानी कि वरुण के उल्टे दिशा में पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। अच्छा, पूर्व के पश्चिम की तरफ और कौन से 2 प्लेनेट घूमते हैं? तो पहला प्लेनेट आपका है शुक्र, और दूसरा प्लेनेट इससे पहले वाला अरुण। दोनों घूमते हैं पूर्व से पश्चिम, लेकिन इसका जो ट्रिटॉन उपग्रह है ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, और जबकि यह ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करता है। इसका दूसरा जो उपग्रह है वो उसको बोलते हैं नेरीड। नेरीड बोलते हैं जिसकी कक्षा और सौरमंडल में सर्वाधिक उत्केंद्रीय है। वरुण के 6 अन्य ग्रहों के अस्थायी नाम है N1, N2, N3, N4, N5 और N6। N के नाम से जाना जाता है। N क्या है? इसका फर्स्ट लेटर है। नेपच्यून यानी कि वरुण के फर्स्ट लेटर के नाम से N1, N2, N3, N4, N5 और N6 है। तो ये रहा
अब एक और ग्रह बचता है प्लूटो, जिसको बेचारे को 2006 में निकाल दिया गया, यम के नाम से जाना जाता था। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों इसको निकाला गया है। तो यह सब चीजें इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। प्लूटो, प्लूटो को यम कहते थे, जिसको हिंदी में कहेंगे यम या कुबेर के नाम से जाना जाता था। 1930 में इसको शामिल किया गया था ग्रहों की श्रेणी में। क्लाइड टॉगवैग, क्लाइड टॉगवैग ने किया था इसका, जिसको ग्रहों को श्रेणी में इसको शामिल किया था, इसका पता लगाया था इस ग्रह का। योम इसे सौर मंडल का 9वां और सबसे छोटा ग्रह माना गया। उस समय जब सौर मंडल में इसको शामिल किया गया था 1930 ईस्वी में, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह था और 9वां ग्रह था। परंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU का जो सम्मेलन हुआ, उसमें वैज्ञानिकों ने इसका जो ग्रह का दर्जा था, जो प्लेनेट का जो उसकी मान्यता थी, उसको छीन लिया। क्यों ऐसा किया, तो इसको अभी भी देखेंगे हम लोग। सम्मेलन में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी थी। इसके अनुसार ऐसा ठोस पिंड, इन्होंने कहा ऐसा ठोस पिंड जिसका अपना गुरुत्वाकर्षण हो। क्या हो? ऐसा ठोस पिंड जिसमें अपना गुरुत्वाकर्षण हो, अपनी ग्रेविटी हो, और जिसके कारण वह गोल बन सके। जब अब उसमें ग्रेविटी रहेगी तो वह रोटेट करेगा तो वो गोल बन जाएगा, और उसमें द्रव्यमान भी होना चाहिए, और द्रव्यमान इतना हो कि वो पूरी तरह से गोल हो। सूर्य का चक्कर काटता हो, क्योंकि सोलर सिस्टम का पार्ट बनेगा, तो सूर्य का चक्कर काटता हो, बात सही है। और ये दोनों चीजें उसमें थी। लेकिन तीसरा क्या था? ग्रहों के दर्जे में आएगा, यानी कि जो सूर्य का चक्कर काटता हो ग्रहों के दर्जे में आएगा। साथ ही इसकी कक्षा पड़ोसी कक्षा के रास्ते को नहीं काटनी चाहिए, यानी कि वह जो अपने ही कक्षा में ही रोटेट करे, दूसरे की कक्षा को ना काटे, तो वो ग्रह कहलाएगा। लेकिन यम ने ऐसा नहीं किया, यम ने दूसरे की कक्षा को काट दिया। किसकी कक्षा को काटा? तो प्लूटो के साथ ये समस्या हुई कि इसकी कक्षा में नेपच्यून की कक्षा यानी ऑर्बिट से ओवरलैप करती थी। किसकी कक्षा से ओवरलैप करती थी? नेपच्यून। और नेपच्यून आपने देखा है, कौन सा ग्रह है आपका? वरुण। वरुण, वरुण कौन सा ग्रह है? 8वां नंबर का ग्रह है। और ये कौन था? 9वां नंबर का, जो पास में रहेगा उसी को काटेगा, तो उसके ओवरलैप करती है। इसका जो सिरिस, सेरान और इरिस 2003 यूबी 313 जेना के ग्रह माने जाते हैं। इसमें विचार को भी अस्वीकार कर दिया गया। नई परिभाषा में इन चारों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ये जो सिरीन है, सेरान है और इरिस, ये सब जो है यूबी, जेना, ये सब जो ग्रह हैं ये बौने ग्रह की, यानी कि जो बौना ग्रह है उसकी श्रेणी में इसको रखा गया। इस प्रकार से सौर मंडल में अब कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। और 9वां ग्रह कौन था? यम था, जिसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? इसका मेन कारण था कि ये पड़ोसी की कक्षा को काट रहा था। किसकी कक्षा को काट रहा था? नेपच्यून की कक्षा को काट रहा था, यानी कि वरुण की कक्षा को काट रहा था। तो यहां तक ये आपका एक सेशन कंप्लीट हुआ प्लेनेट। और प्लेनेट में जितने कॉन्सेप्ट हैं आपने यहां पर सीखा है। अब इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने प्रीवियस में बने हैं उसको हम लोग अगले सेशन में करेंगे एमसीक्यू के रूप में। तब तक के लिए आप लोग इसका आनंद लीजिए।